अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जीबीएसएन कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें हम ब्लड को पढ़ेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ब्लड। तो आज हमारा टॉपिक ब्लड है। ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं कि एट द कंप्लीशन ऑफ यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू, यानी इस यूनिट की कंप्लीट होने के बाद लर्नर जो होंगे वो इस काबिल हो जाएंगे। डिफाइन ब्लड एंड फंक्शन, वो ब्लड और उसके फंक्शंस बता सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे, वाज़ेह कर सकेंगे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, साइट ऑफ इट्स प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रोडक्शन क्या है, फंक्शन क्या है सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड और प्लाज्मा के। ठीक है। ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पोर्शन। ब्लड जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो मिलकर ब्लड बनाते हैं, और इसमें लिक्विड और सॉलिड पोर्शन होता है। लिक्विड पोर्शन जो होता है वो प्लाज्मा होता है 55%, सेलुलर पोर्शन 45% होता है। प्लाज्मा के अंदर विच इज़ अ स्ट्रो कलर फ्लूइड कंप्राइज मोस्टली ऑफ वाटर। ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो ज़्यादातर, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो वाटर के होते हैं, और सेलुलर कंपोनेंट्स जो 45% होते हैं उनके अंदर 3 टाइप्स सेल्स होते हैं: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Blood is a specialized body fluid that delivers necessary substance to the body's cell and transports waste product away from those same cells। ठीक है। इसमें बताया गया है कि बॉडी ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि डिलीवर, यानी कि आमदोरफ्त कराता है सब्सटेंस और की, या तिजारत कराता है किसकी, यानी कि जिसको जिस चीज़ की नीड है वहाँ तक लेके जाएगा, और बॉडी का जितना भी फजला है, वेस्ट मटेरियल है, उनको सेल के अंदर से निकालेगा, या तो सेल से एक्सक्रीट आउट करेगा या बॉडी से। ठीक है। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, हैज़ पीएच ऑफ 7.35 टू 7.45। ब्लड जो होता है वो नेचुरली जो होता है वो अल्कलाइन, यानी कि बेसिक होता है, और इसकी पीएच 7.35 से 7.45 होती है। एंड टेम्परेचर 38 सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 100 फ़ारेनहाइट। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन। ये तिजारत आमदोरफ्त कराता है, किसकी कराता है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट की, हार्मोन्स की। ठीक है। रेगुलेट करता है, किसको करता है? बॉडी पीएच और बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन, यानी कि हमारे इम्यूनिटी में भी इसका एक अच्छा किरदार है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या हैं? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक लेके जाता है। बाउंड टू हीमोग्लोबिन विच इज़ कैरिड इन रेड सेल। ठीक है। और ऑक्सीजन किससे कैरिड आउट होती है? हीमोग्लोबिन से। ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल का एक पार्ट है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। अच्छा, ये सप्लाई करता है, लेकर जाता है न्यूट्रिएंट्स को, जिनमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और फैटी एसिड है। और डिजोल्व इन ब्लड एंड बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इनको खून में जज्ब करने में और उनको प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड करने में भी हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है। ये हमारे जिस्म के अंदर फजला, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लैक्टिक एसिड, यूरिया, तो ये उसको भी स्क्रीट आउट करने में मदद करेगा। ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग सर्कुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड डिटेक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय एंटीबॉडीज़। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसका इम्यून सिस्टम में भी एक बहुत अच्छा किरदार है। ये क्या करता है? वाइट ब्लड सेल की सर्कुलेशन करता है, उसको पूरी बॉडी में लेकर घूमता है, और उसके अंदर जो मौजूद होते हैं एंटीबॉडीज़, वो डिटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और फिर उसके बाद किल कर देते हैं। ठीक है।
अच्छा, कोगुलेशन विच इज़ वन पार्ट ऑफ बॉडी सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक। कोगुलेशन क्या है? ये एक हिस्सा है जिसमें बॉडी खुद को रिपेयर करती है। कोगुलेशन में से ब्लड क्लॉटिंग को कहते हैं, ठीक है। मैसेंजर फंक्शन क्या है? इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। ये हमारे जिस्म के अंदर तो मैसेंजर दो तरीके से होती है बेसिकली। एक न्यूरो होती है और एक हार्मोन्स के ज़रिए होती है। एक न्यूरॉन्स करते हैं और एक हार्मोन करते हैं। तो जो हार्मोन की होती है वो मैसेंजर फंक्शन के अंदर जो होती है ब्लड कराता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, ये बॉडी पीएच को भी नॉर्मल रखता है, मेंटेन रखता है। और रेगुलेशन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी के कोर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। अभी इसमें जो ये कोर टेम्परेचर दिया गया है, कोर बॉडी टेम्परेचर, इसमें ये जो है ये बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को कहते हैं। हमारे जिस्म में बेसिकली दो किस्म के होते हैं बॉडी टेम्परेचर्स को हम देखते हैं। एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर और एक होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली हमारा अंदरूनी जो दर्जा हरारत होता है जिस्म का, उसको कहते हैं। और सरफेस जो होता है वो हमारा जिल्द का, जो बाहर जिल्द का जो होता है, उसको हम कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे कि ब्लड कैसे बना है, किस चीज़ से मिलकर बना है। ब्लड अकाउंट ऑफ 8% ऑफ द ह्यूमन वेट। ब्लड जो करता है, ऑक्यूपाई करता है, रखता है 8% इंसान के वज़न का। द एवरेज एडल्ट मेल हैज़ 5 to 6 लीटर्स 1.5 गैलन, ठीक है। एक एडल्ट मेल जो होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर यानी 1.5 गैलन, और एवरेज फीमेल जो होती है उसके अंदर 4 से 5 लीटर यानी कि 1.2 गैलन ब्लड होता है। द कलर ऑफ ब्लड वेरीज विथ इट्स ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। ब्लड का जो कलर है वो वेरी करता है, यानी कि डिपेंड करता है ऑक्सीजन के कंटेंट में, ऑक्सीजन की अमाउंट ब्लड के अंदर कितनी है। व्हेन इट हैज़ अ हाई ऑक्सीजन कंटेंट, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, इट इज़ ब्राइट रेड, ये ब्राइट रेड होगा। व्हेन इट हैज़ अ लो ऑक्सीजन कंटेंट, इट इज़ डार्क रेड, ठीक है। इट composed ऑफ प्लाज्मा इन डिफरेंट सेल्स लाइक erythrocyte, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ये प्लाज्मा और 3 मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना होता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट बेसिकली आरबीसीज को कहते हैं, रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं। बाय वॉल्यूम ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% होल ब्लड एंड द प्लाज्मा अबाउट 55%। अगर वॉल्यूम हुजूम के लिहाज से देखा जाए तो ब्लड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 2 पार्ट में, ठीक है। अभी एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेलुलर पोर्शन। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और सेलुलर पोर्शन जो होता है वो 45% होता है। अब ये लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा का बताया गया है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, वेस्ट और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। इसके अलावा सीरम इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड। सीरम जो है वो लिक्विड पोर्शन है क्लॉटेड ब्लड का। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ब्लड सेपरेट ब्लड इनटू लिक्विड एंड सेलुलर पोर्शन, जिसमें हम ब्लड के सेलुलर और लिक्विड यानी कि हम प्लाज्मा पोर्शन को और सेलुलर पोर्शन को अलग अलग करते हैं। उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि फ्लूइड का जो पार्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। व्हेन द foam elements are removed from blood, a straw color liquid called blood plasma or simply plasma is left, ठीक है। जब हमारे जिस्म के अंदर फॉर्म एलिमेंट्स जो हैं उसको अगर हम हटा दें तो एक स्ट्रॉ कलर लिक्विड रह जाता है, बिल्कुल वाटर की तरह होता है ये, तो उसको हम ब्लड प्लाज्मा या सिंपली प्लाज्मा कहते हैं। 91% इसमें वाटर मुश्तमिल होता है, 2% सोल्यूट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, और 7% प्रोटीन जो होती हैं वो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ठीक है। सम ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा आर आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन द बॉडी, बट दोज हु कन्फाइन टू ब्लड आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होती हैं प्लाज्मा में मुख्तलिफ जगहों में पाई जाती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो बॉडी के ब्लड को कन्फाइन करे यानी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये बताया गया है इसमें ब्लड प्लाज्मा, यानी कि हम देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का कैसा कलर है। प्लाज्मा का कलर जो होता है वो येलो टाइप का होता है हल्का सा। डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट का कलर इस तरह होता है, आरबीसी का कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अच्छा, ब्लड के बारे में बताया गया कि 45% रेड ब्लड सेल, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो होते हैं, और 55% प्लाज्मा होता है। इसमें भी बताया गया कि 55% प्लाज्मा है और 45% बाकी सेल्स, सेलुलर पोर्शन है। सब्सटेंसेस इन ब्लड प्लाज्मा, वाटर 91% होता है, 91% होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है ये। एक्ट एज अ सॉल्वेंट और सस्पेंडिंग मीडियम फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। ठीक है, वाटर क्या करता है इसके अंदर, सॉल्वेंट के, यानी कि एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और हमारे जिस्म के अंदर जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये रिलीज़ हीट, यानी कि जिस्म के अंदर से जो गर्मी है उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रोटीन जो 7% होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन विच मेक अप अबाउट 7% ऑफ द प्लाज्मा इन आर नॉर्मली रिटेन विद इन द ब्लड, दे आर 3 टाइप्स। अच्छा, हमारे प्लाज्मा के अंदर 3 किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक एल्बुमिन, दूसरी ग्लोबुलिन, तीसरी फिब्रिनोजिन। एल्बुमिन जो होती है वो 54% होती है, ग्लोबुलिन जो होती है वो 38% होती हैं, और फिब्रिनोजिन जो होती है वो 7% होती है। अब एल्बुमिन जो है वो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिवर। एल्बुमिन जो होती है वो बहुत छोटी और नंबर में ज़्यादा होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, ठीक है, और ये कहाँ पर बनती हैं, लीवर, ठीक है। फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड फॉर फैटी एसिड। ठीक है, ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं प्रोटीन को, किसके लिए, स्टीरॉयड हार्मोन और फैटी एसिड के लिए। मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, फिब्रिन एल्बुमिन जो है, जो कि 54% होती है, उसका बेसिकली वर्क क्या है, ये प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। सेकंड जो हमारे पास थी ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन कितनी थी, 38%, ठीक है। मोस्ट आर फॉर्म इन द लिवर एंड रिमाइंडर इन लिम्फोइड टिश्यू, देयर मेन फंक्शन आर। अच्छा, ज़्यादातर ये बनती हैं लिवर के अंदर, और कुछ जो होती है वो लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर भी बनती है। इनके मेन फंक्शन ये हैं, एज एंटीबायोटिक दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, ये एज अ एंटीबॉडीज़ भी काम करती हैं, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं इम्यूनिटी के अंदर। क्लॉटिंग फैक्टर्स, those these are substances essential for blood coagulation। अच्छा, ग्लोबुलिन जो होती है ये ब्लड को जमने में मदद देती है। कोई किसी किस्म का भी हेमरेज जब हमें हो जाता है, किसी किस्म की चोट लग जाती है, ब्लड निकल रहा होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड एंड फैट सोल्यूबल्स विटामिन। ठीक है, अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन्स होती है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट में, आयरन, लिपिड और फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। इसके अलावा फिब्रिनोजिन जो है वो भी लीवर में बनती है, और इसका भी बहुत मेन काम किस में है, ब्लड क्लॉटिंग में। अच्छा, इसके अलावा सोल्यूट्स जो होते हैं वो 2% थे। इलेक्ट्रोलाइट्स इनऑर्गेनिक सोल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट एनऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसे हम केटाइन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन जिसे हम एनाइंस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास इनटू ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, सोल्यूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेशन के ज़रिए पास होते हैं ब्लड के अंदर और फिर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। इंक्लूड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल होता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हैं, फैटी एसिड ग्लाइसरोल जो हैं वो ट्राइग्लाइसराइड या फैट के मोनोमर्स हैं। इसके अलावा वाइटामिन और मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, गैसेस, गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे
प्लाज्मा के अंदर ये भी मौजूद होती है। रेगुलेटरी इंजाइम, ठीक है, इट प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स कैटेलाइज सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक रेगुलेट करता है एंजाइम्स को जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर बनते हैं और क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, केमिकल की जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको ये कैटेलाइज करता है। हार्मोन क्या है, हार्मोन हमने पढ़ा था कि ये मैसेंजर है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस ये किसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म, हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। इसके अलावा वाइटामिन्स आर को फैक्टर फॉर इंजामेटिक रिएक्शन, ठीक है, वाइटामिन्स क्या हैं, को फैक्टर हैं किसके, इंजामेटिक रिएक्शन के। वेस्ट प्रोडक्ट मोस्ट आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ज़्यादातर जो होते हैं वो प्रोटीन के ही तोड़े हुई चीज़ें होती है। मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म से होती हैं और आर कैरिड बाय ब्लड टू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, और ब्लड टू ऑर्गन फिर इसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, बिलिरुबिन है और एमोनिया है। फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, अब ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता जाता है ब्लड के अंदर, इसकी रेगुलेशन कराता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट को ये बाहर निकालने में मदद देता है और मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ब्लड सेल्स, अब हम सेलुलर पोर्शन पे आते हैं लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन कॉल्ड हीमोपोइसिस, हमारे जिस्म के अंदर ब्लड के सेल के बनने का अमल को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। टेक प्लेस विद इन रेड बोन मेरो, ठीक है, ये ब्लड सेल्स कहाँ पर बनते हैं, रेड बोन मेरो के अंदर। इन एडल्ट हीमोपोइसिस इन द स्केलेटन इज कन्फाइंड टू फ्लेट इरेगुलर बोन एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, जो एडल्ट लोग होते हैं उनके अंदर हीमोपोइसिस स्केलेटन के जो फ्लैट इरेगुलर बोन्स और एंड ऑफ लॉन्ग बोन यानी कि लंबी हड्डियों के कोनों में, इरेगुलर बोन में और जो फ्लैट बोन होती है उनके अंदर हीमोपोइसिस होता है। द मेन साइट्स आर द स्टर्नम, रेब्स, पेल्विस एंड स्कल्स, जो इनकी मेन साइट जहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है वो कौन सी हैं, स्टर्नम, रेब्स, पेल्विस एंड स्कल। हमारे जिस्म के अंदर 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल ओरिजिनेट इन द बोन मेरो, ठीक है, ये कहाँ पर बनते हैं, बोन मेरो में। रिजेंबल द शेप ऑफ अ डव नट विदाउट अ होल, बाय कनकेव, ठीक है, ये जो डोनल्ड हम लोगों ने आपने खाया होगा उसकी तरह होते हैं लेकिन उनके अंदर होल होता है और इनके अंदर होल नहीं होता है। एवरेज लाइफ स्पान इज़ 120 डेज, इनका जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज होता है। नॉर्मल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, नॉर्मल वैल्यू इसकी हम लगाते हैं 4.5 to 5 मिलियन यानी 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो होता है वो इरेथ्रोसाइट का होता है। कंटेन्स एन आयरन रिच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इनके अंदर आयरन रिच प्रोटीन यानी कि ऐसी प्रोटीन जिनके साथ आयरन अटैच होता है वो मौजूद होती हैं और उसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम यूँ भी कह सकते हैं कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अच्छा, हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एवरी बॉडी सेल। इरेथ्रोसाइट का मेन काम क्या होता है इसमें कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। रेड ब्लड सेल यानी इरेथ्रोसाइट। आरबीसीज आर बायकनकेव डिस्क, अच्छा ये बायकनकेव डिस्क होते हैं। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एंड दियर डायमीटर इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर, उनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज फ्रॉम स्टेम सेल्स टेक प्लेस अबाउट 7 days एंड इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी कहाँ पर बनते हैं, स्टेम सेल के अंदर कितने दिन में बनते हैं, 7 दिन के अंदर बनते हैं। और आरबीसी के बनने के अमल को यानी इरेथ्रोसाइट्स के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस।
द इमेच्योर सेल्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, अब इमेच्योर फॉर्म में जब ये ब्लड के अंदर आते हैं, ठीक है, एंड देन मेच्योर इनटू इरिथ्रोसाइट ओवर अ डे और टू विथिन द सर्कुलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम दे लॉस देयर न्यूक्लियस एंड देयरफॉर बिकम इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। ये इमेच्योर फॉर्म में ब्लड के अंदर आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर आने के बाद सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेशन के बाद ये 1 से 2 दिन के अंदर मेच्योर हो जाते हैं और ड्यूरिंग मेच्योरेशन ये अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं, जिनकी वजह से इनकेपेबल हो जाते हैं डिवीजन के लिए। परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय आरबीसी इज कॉल्ड हिमेटोक्रेट। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम यानी हुजूम को हम क्या कहते हैं? हिमेटोक्रेट। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स मेल के अंदर 14 to 18 ग्राम्स पर 100 ml ब्लड ऑफ ब्लड होता है और फीमेल्स के अंदर 12 to 16 ml जो होता है ब्लड के अंदर, यानी 12 to 16 ग्राम जो होता है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर इरेथ्रोसाइट मौजूद होता है। एन एबनॉर्मली लो हीमोग्लोबिन लेवल एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एनीमिया। हमारे जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए या रेड ब्लड सेल का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, सिम्टम ऑफ एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम क्या हैं? वीकनेस, हेडेक, पेल स्किन कलर, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। ठीक है, हमें वीकनेस होगी, कमज़ोरी होगी, हेडेक होगा, पेल स्किन कलर होगा यानी स्किन का कलर पेल होगा, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, आरबीसी के फंक्शंस क्या हैं? आरबीसीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर देयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ठीक, आरबीसीज क्या है? ये हाईली स्पेशलाइज है। किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है? यानी कि इनके पास क्या सलाहियत होती है कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कराते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन is a large complex protein containing a globular protein globin and non protein pigment called hemes। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, एक बड़ा यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनके पास होती है जिनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन यानी ग्लोबिन कहते हैं, और नॉन प्रोटीन ग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, और एक जो होता है वो नॉन प्रोटीन यानी जो प्रोटीन नहीं होती हैं उनको हम हीम्स कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन के पार्ट्स का बताया गया, यानी हीम क्या है और ग्लोबिन क्या है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 ग्लोबिन चेन एंड 4 हीम यूनिट ईच विथ 1 एटम ऑफ आयरन। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? 4 ग्लोबिन होते हैं, 4 हीम होते हैं और 4 आयरन के, यानी एक एक के साथ एक एक आयरन भी अटैच होता है। ईच एटम ऑफ आयरन कैन कंबाइन विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि हर एक आयरन के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच होता है। दिस मीन्स अ सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक सिंगल हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, नंबर ऑफ आरबीसीज आर फेयरली कांस्टेंट। ठीक है, हम एरिथ्रोपोइसिस को किस तरह कंट्रोल करते हैं कि हम उनको मेंटेन रखें। अच्छा, द बोन मेरो प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट एट द रेट विच दे आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जिस रेट पर बोन मेरो बना रहा है एरिथ्रोसाइट को, उसी रेट यानी उसी तादाद में वो उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा, तब हमारे एरिथ्रोपोइसिस कंट्रोल रहेंगे। द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इज़ हाइपोक्सिया। ठीक है, जब हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया इंक्रीज एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन मेनली बाय किडनी। ठीक है, जब हमारे जिस्म के अंदर हाइपोक्सिया हो जाते हैं तो हाइपोक्सिया इंडिकेट करता है हमारे किडनी को, हमारे जिस्म को, तो फिर हमारा किडनी इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता है और हमारे खून मेरो को बताता है कि भाई आरबीसीज की कमी हो गई है। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि तो वही मैंने कहा कि एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ताकि इन आरबीसी की तादाद को बढ़ाओ। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अभी इसमें आरबीसी के टूटने का अमल दिया हुआ है कि आरबीसी 120 दिन के अंदर टूटते हैं। अच्छा, इसके ब्रेक डाउन को हम इम्यूलाइसिस कहते हैं, जो कि साइटोटिक सेल के ज़रिए होती है, और ये सेल मेनली कहाँ पर होते हैं? टिश्यू में, बट द मेन जो इनकी साइट्स होती हैं वो लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो होती है।
ठीक है। फिर इनके टूटने का अमल होता है, ये हीम में जाते हैं, ग्लोबिन में जाते हैं, आयरन भी इनसे निकलता है, ग्लोबिन भी निकलता है, अमाइनो एसिड, बिलिरुबिन, बाइल, बाइल जो होता है वो लीवर में जाता है, कुछ फीसिस और यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। WBCs प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉरेन सब्सटेंस एज सच एज पैथोजिन, ये हमारे अंदर कोई भी पैथोजिन बाहर से आया, एंटीजन आया, उसको मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अपेयर राउंड एंड वाइट बिकॉज दे लेक हीमोग्लोबिन, अच्छा ये राउंड होते हैं और वाइट होते हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नॉर्मली एडल्ट के अंदर 5000 से 10,000 वाइट ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल की दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा ग्रेन्युलोसाइट क्या है? ऐसे वाइट ब्लड सेल की वो किस्म जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हों उनको ग्रेन्युलोसाइट, और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद ना हो वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की तीन अक़साम हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट की दो किस्म हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनको याद करने का एक ही फार्मूला है कि आप यूँ याद करें कि ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर फिल्स आते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर साइट्स आते हैं, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर फिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर साइट्स यानी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट जिसे हम कहते हैं, अनलाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हैव अ न्यूक्लियस एंड डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। बनिस्बत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल्स एंड दे अकाउंट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं और ये ब्लड का 1% अपने पास ऑक्यूपाई करते हैं। WBCs have very short lifespan about 5 to 21 days। इनका लाइफ स्पान एवरेजन कितना होता है? 5 से 21 दिन। दे आर क्लासिफाइड आइदर ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्लासिफाई करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट पर। ग्रेन्युलोसाइट मैंने आपको बताया था तीन फिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और इजिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? मोस्ट नंबरस ऑफ ऑल द WBCs। ये याद रखना है कि WBCs के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद न्यूट्रोफिल्स की होती है। मेन वॉरियर्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, फेगोसाइटोसिस, ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मेन वॉरियर के तौर पे काम करता है और फेगोसाइटोसिस के में भी हेल्प करता है, यानी कि इनगल्फिंग में काम करता है। बेसोफिल्स क्या है? लीस्ट कॉमन ग्रेन्युलोसाइट, ये कम होते हैं तादाद में। एसिस द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर मदद देते हैं, रिलीज हिस्टामिन और हेपेरिन, और ये क्या करते हैं? हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज़ करते हैं। इजिनोफिल्स क्या है? प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ये बहुत कम ही क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन प्रोटीन, ये क्या करते हैं? बाहर से आने वाली प्रोटीन को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सीक्रेट केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स, ये क्या करते हैं? केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि पैरासाइट्स को तबाह कर देते हैं। इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक रिएक्शन, इन्फेक्शन, जब भी एलर्जिक कोई भी एलर्जिक कंडीशन होगी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो इजिनोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल्स अभी हमने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में मौजूद होते हैं, 60 to 70% WBCs का ऑक्यूपाई करते हैं। इनके मेन फंक्शन क्या है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स यानी फॉरेन मटेरियल जो भी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, कोई भी माइक्रोब हुआ, ये उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, माइक्रोब्स के खिलाफ लेंगे और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे। अच्छा, दे आर अटैच्ड इन लार्ज नंबर्स टू एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय डैमेज सेल कॉल्ड कीमोटॉक्सिन। अच्छा, कोई भी डैमेज सेल हमारा होता है, चाहे वो मैक्रोफेजेस हो या कोई और, वो क्या करता है जब वो डैमेज हो जाता है तो वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, केमिकल, जिसको हम कीमोटॉक्सिन कहते हैं। और कीमोटॉक्सिन क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको अपने पास लेके आता है और हेल्प अपनी, यानी कि जो एंटीजन ज़्यादा हो जाते हैं उनको मारने में हेल्प, यानी उनकी निशानदही करा के उन्हें मरवाने में हेल्प करता है। दे आर हाईली मोबाइल, ठीक है, ये हाईली मोबाइल यानी कि इनकी ये रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ये स्पीड में कहीं जगह भी आ जा सकते हैं। दे किल द माइक्रोब्स बाय फेगोसाइटोसिस, और ये फेगोसाइटोसिस के ज़रिए माइक्रोब्स को किल करते हैं, यानी इनगल्फिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद किल कर देते हैं। इजिनोफिल्स, इजिनोफिल्स क्या है? 2 to 4% होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, WBCs के अंदर। इजिनोफिल्स ऑल था
कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस आर लेस एक्टिव इन दिस देन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं लेकिन न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में ये बहुत कम करते हैं। They contain certain toxic chemicals stored in their granules which they release when they bind with an infecting organism. अच्छा, इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर केमिकल्स टॉक्सिन होते हैं। ये जब भी किसी भी एंटीजीन यानी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होते हैं तो ये उन केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं। दे आर बिलीव टू रिलीज इंजाइम, ठीक है। ये इंजाइम को रिलीज करने में भी यकीन रखते हैं, उनको भी रिलीज करते हैं। हिस्टामिनाइज द combat the effect of histamine and the other mediators in allergic reaction, ठीक है। ये मुख्तलिफ एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, ठीक है। इनके न्यूक्लियस 2 लोब्स पर मुश्तमिल होते हैं। हाई इज़िनोफिल्स काउंट ऑफन इंडिकेट्स एन एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि ये एलर्जिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर बढ़ जाते हैं। बेसोफिल्स क्या है, ये 0.5 से 1% होते हैं WBCs के अंदर, और ये एक दूसरे के साथ दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये भी एलर्जी रिएक्शन में काम करते हैं इजिनोफिल्स की तरह। कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स विच कंटेन हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन भी इनके अंदर मौजूद होता है। ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं इन्फ्लेमेटिक के अंदर, और एंटी कोगुलेंट यानी इनके अंदर ब्लड की क्लोटिंग के लिए हेपारिन भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, और इनके न्यूक्लियस भी 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। अब ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें जिनके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं ये लार्जेस्ट साइज होते हैं, इनका साइज सबसे बड़ा होता है वाइट ब्लड सेल के अंदर, और प्राइमरी फंक्शन इस फेगोसाइटोसिस। इनका शुरुआती काम जो होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है, यानी कि ये इनगल्फिंग करते हैं। सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ्स, ये बहुत यानी कि ये कई महीनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन, और ये ज़्यादातर क्रोनिक इन्फेक्शन में काम करते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन पुराना हो या उनके उनमें ये मौसर होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है, असिस्ट विद द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ दैट डिस्ट्रॉय पैथोजन, ये एंटीबॉडी रिलीज़ करते हैं, बनाते हैं जो कि पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं। एड इन कंट्रोलिंग एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ये हेल्प आउट करते हैं पहली तबी इमदाद के तौर पर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। क्वांटिटीज़ ऑफ ईच WBCs कैन बी डिटरमाइन विद अ ब्लड टेस्ट नॉन एज डिफरेंशियल। हम WBCs की क्वांटिटीज़ को मालूम करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। मोनोसाइट्स क्या हैं, ये 3 से 8% होते हैं हमारे WBCs का। इनका साइज़ 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है, डायमीटर होता है। और द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज़ यूजुअली, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप यानी कि हॉर्स शेप का होता है, हॉर्स नोज शेप का होता है। Some monocytes circulate in the blood and are actively motile and phagocytotic, while others migrate into the tissue where they develop into macrophages. Some become fixed macrophages, reside in particular tissues. Others become wandering macrophages which roam the tissue and gather at site of infection and inflammation. इनके अंदर कुछ होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी एंटीजन के साथ फिक्स हो जाते हैं, एक एंटीजन को अपने साथ जकड़ कर ख़त्म कर देते हैं। और कुछ जो होते हैं वो खुद घूम यानी कि सर्कुलेट करते हैं ब्लड के अंदर, और जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ वहाँ जाकर ये इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% हमारे WBCs का हिस्सा है, और ये स्मॉल होते हैं मोनोसाइट के मुकाबले में, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। स्मॉल लिम्फोसाइट आर 6 to 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, लार्ज आर लिम्फोसाइट्स आर 10 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इनका ये साइज़ दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ, अच्छा हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप्स होती हैं लिम्फोसाइट्स की, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारा इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, उसके अंदर ये बेसिकली वर्क करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। बी सेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर, और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। टी सेल अटैक करता है वायरस कैंसर सेल के खिलाफ, ठीक है। अब थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटिलेट, इसको हम प्लेटिलेट भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंपोनेंट, तमाम सेलुलर कंपोनेंट के अंदर सबसे स्मॉल होते हैं। नॉर्मल एडल्ट के अंदर ये 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। इनका लाइफ स्पान 9 से 12 दिन होता है,
प्रिवेंट ब्लड लॉसिंग, ये हेमरेज के अंदर यानी कोई भी इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें ये ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं। ये डिस्क शेप के होते हैं और इनका डायामीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर होते हैं और मेनी ग्रेन्यूल्स बट नो न्यूक्लियस, इनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर ड्राइव फ्रॉम मेगा कैरोसाइट्स इन रेड ब्लड सेल, ये किससे बनते हैं? अखस होते हैं मेगा कैरोसाइट जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रेड बोन मेरो में। अच्छा, द किडनी एंड लिवर रिलीज अ सब्सटेंस, ठीक है, किडनी और लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम थ्रोम्बोपोएटिन कहते हैं, जो कि क्या करती है? स्टिमुलेट प्लेटिलेट सिंथेसिस, जो कि प्लेटिलेट के बनने के अमल को स्टिमुलेट यानी बढ़ावा देती है, इशारा देती है कि प्लेटिलेट की ज़रूरत है। प्लेटिलेट हेल्प स्टॉप ब्लड लॉस ऑफ फ्रॉम डैमेज, इसमें बताया गया कि भाई ये प्लेटिलेट प्लग बनाकर ब्लड लॉस को रोकने में मदद देती है ब्लड वेसल के अंदर। ग्रेन्यूल्स आल्सो कंटेन केमिकल्स दैट प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग, इनकी ग्रेन्यूल्स के अंदर भी एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं कुछ जो कि प्रोटीन प्रोमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इनकी लाइफ स्पान 5 से 9 दिन होती है। अब हम पढ़ेंगे एबीओ और आर एस फैक्टर। आर एस फैक्टर और एबीओ फैक्टर क्या चीज़ है? एबीओ सिस्टम और आर एस फैक्टर असल में हम ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। द ब्लड ग्रुप सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्लड टाइप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एंटीजन और ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है रेड ब्लड सेल की, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन मौजूद है तो वो अलग रेड ब्लड सेल होगा, ब्लड जो होगा ग्रुप होगा, और अगर ब्लड प्लाज्मा के ऊपर नहीं है एंटीजन तो वो अलग ब्लड ग्रुप होगा। दो मेजर जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं जिनके ऊपर से हमने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है, एक है एबीओ और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ के अंदर क्या है? हमने एबीओ के अंदर डिवाइड किया हुआ है ए बी और ए बी, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है? दोज हु मैन्युफैक्चर ओनली बी एंटीजन आर टाइप बी, दोज हु ओनली मैन्युफैक्चर ए एंड बी आर ए बी। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है? एबीओ के अंदर हमने ब्लड को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स के अंदर, ए बी और ओ। वो जो कि बी एंटीजन प्रोड्यूस करें वो बी होंगे, बी ग्रुप होगा। जो ए करेंगे वो ए होगा, जो ए और बी दोनों करेंगे वो ए बी होगा, और जो सिर्फ कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा वो ओ होगा, ठीक है। अब ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी बी होगी, एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। ए के खिलाफ ए होगा, बी के खिलाफ और ए बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, जबकि ओ के खिलाफ दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा। एंटीजन क्या होगा? ए के खिलाफ ए एंटीजन होगा, बी के खिलाफ बी के जो एंटीजन होगा वो बी होगा, ए बी का जो होगा ए बी होगा, और ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है। अच्छा, ब्लड टाइप ए बी और आर एस ब्लड टाइप देखा जाए तो ब्लड टाइप के अंदर ए किससे लेगा? कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ए और ओ, डोनेट करेगा ए और बी से। बी किससे लेगा? बी और ओ, और देगा किसको? बी और ए बी को। ए बी क्या करेगा? ए बी और ओ से एक्सेप्ट करेगा और डोनेट किसको करेगा? ए बी से। ओ क्या करेगा? ओ से लेगा और ओ ए बी और बी को देगा। ये हम ए बी ओ के मुताबिक बात कर रहे हैं। आर एच ब्लड ग्रुपिंग क्या था? फर्स्ट वर्कआउट यूजिंग द ब्लड ऑफ रिसिस मंकी। अच्छा, ये एक मंकी था रिसिस मंकी जिसके ऊपर टेस्ट किया गया था उसके ब्लड के ऊपर, जिसके बाद हमने कहा था कि अगर आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन मौजूद है तो हम उसको आर एच पॉजिटिव, और अगर डी एंटीजन मौजूद ना हो तो उसको हम आर एच नेगेटिव का नाम देंगे। अच्छा, आर एच पॉजिटिव होगा इसका मतलब इनके अंदर डी एंटीजन है, और नहीं होगा तो इनका मतलब ये डी एंटीजन नहीं है तो आर एच नेगेटिव होगा। एग्लूटिनेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम गलती से या जानबूझ के हम आर एच नेगेटिव ब्लड जो है वो हम आर एच पॉजिटिव ब्लड के शख्स को लगा दें तो उसके वजह से जो रिएक्शन होते हैं हम उसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लिनिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फीमेल टू नो हर आर एच टाइप इफ़ शी बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उनके लिए ये जानना ज़रूरी है क्लिनिकली तौर पर कि उनका आर एच जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ब्लड वेसल, आर्टरीज, आर्टरी क्या है? जिस आर्टरीज, आर्ट्रियोज स्मॉलेस्ट आर्टरी, ठीक है। आर्टरी क्या है? सबसे छोटी आर्टरी को हम आर्ट्रियोज कहते हैं। और मस्कुलर ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है बॉडी के अंदर, सिवाय एक आर्टरी के जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
अच्छा, ये ऑक्सीजन इनके अंदर हाईली कंटेंट में होती है, टफ ऑन आउटसाइड एंड स्मूथ ऑन इनसाइड। ठीक है, जो टफ होती है वो आउटसाइड होती है और जो स्मूथ होती है वो इनसाइड होती है। अच्छा, इनकी जो लेयर्स आर्टरीज की कितनी होती हैं? आउटर लेयर को हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, जो कि फाइबर्स की नेचर में होती हैं, फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। और इनर लेयर को हम ट्यूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वामस इपीथीलियम लेयर से मिलकर बनी होती है। वेन क्या है? स्मॉलेस्ट वेन को हम वेन्यूज कहते हैं। ये भी ब्लड वेसल का एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर वेस्ट होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन क्या करता है? कैरी ब्लड टू अ लोअर प्रेशर देन द आर्टरीज। ठीक है, वेन के अंदर बहुत कम प्रेशर होता है अब बनिस्बत आर्टरी के, सो दे आर नॉट एज टफ एज द आर्टरी, जो इसकी वजह से ये आर्टरी की मुकाबले में ज़्यादा टफ नहीं होती है। इनकी भी 3 लेयर होती हैं, विच आर थिनर एंड कंटेन लेस टिश्यू देन थोज इन द आर्टरी। इनके अंदर भी 3 लेयर होती हैं, लेकिन ये पतली होती हैं और इनके अंदर आर्टरी के मुताबिक बनिस्बत बहुत कम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। द वेन्स हैव वेल्व इनसाइड देम। ठीक है, वेन के अंदर वेल्व होती है जो कि उनको वन साइडेड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज आर वेरी थिन एंड फर्जाइल ब्लड वेसल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम आर्टरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या कराती हैं? बेसिकली ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज कराती हैं, और ये एक एपिथेलियल थिक लेयर के साथ मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और ब्लड फ्लो थ्रो देम इन अ सिंगल फाइट। ठीक है, इनके अंदर से ब्लड निकल भी जाता है, पास आउट भी हो जाता है, ब्लड फ्लूइड भी निकल जाता है। और ये बेसिकली एक जार के इन लोगों ने एक जार टाइप का बनाया होता है, जाल टाइप का, जो कि हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, फ्लूइड भी एक्सचेंज होता है इनके अंदर। दे एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन डिलीवर वेस्ट रिच ब्लड इनटू इट। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कराता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट रिच ब्लड जो होता है, वो वेन के अंदर एंटर करा देता है। आरबीसी इनसाइड द कैपिलरीज रिलीज ऑक्सीजन विच पासिस थ्रू द वॉल एंड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू एक्सचेंज अकर एंड द वेस्ट ब्लड कैरिड बैक टू हार्ट एंड लंग्स थ्रू वेन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी जो होता है वो उम्मीद करता हूँ ऑक्सीजन आपको ये रिलीज वीडियो करता है, पसंद वो आई जो कि होगी। कैपिलरीज के जरिए किसी होता हुआ किस्म का कोई कहाँ भी पर जाता सवाल है? हो, कोई भी मसला हो, और तो आप आर्टरी के बिल्कुल अंदर चला कमेंट जाता करके है, मुझसे और इस पूछ तरह सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, तो वीडियो को ब्लड लाइक, का जो कमेंट, वेस्ट है शेयर वो ज़रूर करें और हार्ट तक लेके चैनल को जाता है ज़रूर वेन के सब्सक्राइब ज़रिए। करें, ताकि ठीक है, हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आर्टरीज और मिलते हैं वेन्स अपनी का दिया नेक्स्ट हुआ वीडियो है। में, तब तक के लिए अल्लाह अच्छा, हाफिज़। ये थी हमारी आज की वीडियो।